सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट अनुष्का बायोलॉजी 360। सो आई होप तुम लोगों ने कल का लेक्चर देख लिया होगा। तो आज हम बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का अगला लेक्चर, दूसरा, आई थिंक ये लास्ट होगा। आई विल ट्राई कि मैं इसमें सारा ख़त्म कर दूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा लेक्चर तुम लोगों को ना देखना पड़े। हाँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो सीधा काम की बात पे आते हैं। सो हम लोग अभी पढ़ेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। हम जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कल से कह रहे हैं उसका इकोसिस्टम में आखिर रोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, हम लोग क्यों इतना सोच रहे हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। तो डज़ द नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के सही काम करने के लिए क्या नंबर ऑफ स्पीशीज़ उस कम्युनिटी में मायने रखता है कि भाई कितनी स्पीशीज़ हैं उस कम्युनिटी में, क्या उसका कुछ फ़ायदा है इकोसिस्टम के फंक्शनिंग से। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर विच, ऐसा ये एक सवाल है जो कि इकोलॉजिस्ट उनके पास कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है, ठीक है। बहुत सारे डिकेड्स तक इकोलॉजिस्ट को ये बिलीव रहा कि जो कम्युनिटीज़ हैं जिसके पास ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वो जनरली ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, जिसके पास कम स्पीशीज़ हैं, ठीक है। इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज़ विद मोर स्पीशीज़ जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीशीज़। इकोलॉजिस्ट को ये लगता था कि ऐसी कम्युनिटी जिसके पास ज़्यादा स्पीशीज़ है वो ज़्यादा स्टेबल होगी किससे, जिसके पास कम स्पीशीज़ है उससे। वट एग्जैक्टली इज़ अ स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अब बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए आखिर स्टेबिलिटी जो है वो है क्या। अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखो यहाँ बताया है कि एक जो स्टेबल कम्युनिटी होती है ना, वो ईयर टू ईयर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं दिखा सकती, मतलब नहीं दिखाना चाहिए उसको। प्रोडक्टिविटी मैंने इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था, ठीक है। तो एक स्टेबल कम्युनिटी की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ईयर टू ईयर अपनी प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा बदलाव नहीं करती। क्या तो वो रेजिस्टेंट रहती है उससे, ठीक है, क्या तो क्या, लेकिन वो रेजिस्टेंट ही रहती है। इट मस्ट बी आइदर, उसको रेजिस्टेंट रहना ही पड़ेगा ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस से, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस से, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो। जैसे कि मान लो तुम लोगों को पढ़ाई करनी है तो तुम लोगों को रेजिस्टेंट रहना होगा किससे, बाहर के एक्टिविटीज़ से, ठीक है। घर में कोई फंक्शन है तो तुम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं, सो यू हैव टू ड्रॉप दैट आइडिया, ठीक है। तो तुमको उस चीज़ से, उन सभी डिस्टर्बेंसेस से, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, ठीक है, जस्ट लाइक योर फ्रेंड्स, तो उससे तुमको रेजिस्टेंट रहना है अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए तो। दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। तो वो क्या है, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है किसका बेटा, स्टेबल कम्युनिटी का। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वाजन बाय एलियन स्पीशीज़। अब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आके अगर 1 महीने तक रह रहा है तो उससे तुम्हारी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चाहे उसकी हरकतें कैसी भी हों, बट तुम्हें उस इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तुमको अपनी पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। सो इट मस्ट बी, जो स्टेबल कम्युनिटी होती है उसको एलियन स्पीशीज़ के वहाँ आके रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है बच्चा किसकी, स्टेबल कम्युनिटी की, ठीक है। वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट आर लिंक टू स्पीशीज़ रिचनेस इन अ कम्युनिटी। हम लोगों को नहीं पता कि ये सारे एट्रीब्यूट स्पीशीज़ रिचनेस एक कम्युनिटी में किस तरीके से ये चीज़ें लिंक्ड हैं। But David Tillman's long-term ecosystem experiment using outdoor plot provides some tentative answer। लेकिन डेविड टिलमेंस ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम पे एक्सपेरिमेंट करा आउटडोर प्लॉट्स को, तो उन्होंने कुछ आंसर्स हम लोगों को बताए। टिलमैन ने क्या फाउंड करा, टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। टिलमैन को ये पता चला कि जिस कम्युनिटी में ज़्यादा स्पीशीज थी, ऐसी कम्युनिटी अपने टोटल बायोमास में ईयर टू ईयर कम वेरिएशन दिखा रही थी, ठीक है। जैसे हमने ऊपर स्टेबल कम्युनिटी की पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, टिलमैन को वही मिला, ठीक है। टिलमैन ने ये पता लगाया कि जिस भी कम्युनिटी में बच्चा ज़्यादा स्पीशीज़ है ना, वो ईयर टू ईयर वेरिएशन कम दिखा रही है, किसमें, अपने टोटल बायोमास में। ही ऑल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसने ये भी दिखाया कि उसके एक्सपेरिमेंट में इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हाई प्रोडक्टिविटी। टिलमैन के अकॉर्डिंग जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली हाउ स्पीशीज रिचनेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ एन इकोसिस्टम। चाहे हम लोगों को अच्छी तरीके से ये बात नहीं समझ आए कि स्पीशीज रिचनेस का एक इकोसिस्टम के अच्छे भले काम करने से क्या लेना देना है। We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of human race on this planet। बट हम लोग इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो ज़्यादा डाइवर्सिटी वाली चीज़ें हैं ना बच्चा, जो रिच डाइवर्सिटी है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, वो सिर्फ इकोसिस्टम के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी नहीं है,
वो इस प्लैनेट पे ह्यूमन रेस को कंटिन्यू रखने के लिए, ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए भी रिच बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोगों को ये बात तो पता है। सो एट अ टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीशीज एट एन अलार्मिंग पेस, जब हम बहुत बुरी तरीके से अपनी स्पीशीज को खो रहे हैं, वन माइट आस्क डज इट रियली मैटर टू अस इफ अ फ्यू स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट। तो हम लोग में से कोई एक पूछेगा कि भाई क्या सच में एक स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो उससे हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं रेड आंट की 1000 स्पीशीज ख़त्म हो गई तो तुम लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं आई थिंक। बट अगर 20,000 जितनी भी आंट की स्पीशीज थी सारी की सारी ख़त्म हो गई, देन व्हाट, तब तो खतरा है ना। वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम भी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीशीज इज लॉस्ट फॉरएवर। क्या वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम का फंक्शनिंग कम हो जाएगा अगर उसकी एक ट्री फ्रॉग की स्पीशीज हमेशा के लिए खो दे वो, क्या ऐसा होगा। So how is our quality of life affected if we say instead of 20,000 we have only 15,000 species of ant। हम लोगों की लाइफ की जो एफिशिएंसी है, हम लोगों की लाइफ की जो क्वालिटी है वो किस तरह से अफेक्ट हो गया अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि 20,000 आंट्स की जगह तुम्हारे पास अभी सिर्फ 15,000 आंट्स की स्पीशीज़ है, तो तुम लोगों को उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ा। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेटिव क्वेश्चन, बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी, द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। अब इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस आई। अब तुम लोग डायरेक्टली तो आंसर कर नहीं सकते कि भाई अगर 5,000 स्पीशीज आंट के नहीं है तो तुम लोगों को क्या फ़र्क पड़ा। आई थिंक कुछ भी नहीं, तुम लोगों का यही आंसर होना चाहिए मे बी। बट अगर मतलब इन सभी क्वेश्चंस का हमारे पास कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, हम लोग बस तुक्का ही लगा सकते हैं, तो हमारे पास इन सभी का आंसर करने के लिए आई रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है, जिनको यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिच। जिसको यूज़ किसने करा, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था पॉल एलरिच। इन एन एयरप्लेन, एक एयरप्लेन में, एयरप्लेन को यहाँ किसके एनालॉगस रखा गया है, इकोसिस्टम के। सभी पार्ट्स को उसने जोड़ के बनाया है, मतलब जो सभी पार्ट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। कितने थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स उसने लिए, बहुत सारे रिवेट्स को उसने जोड़ के एक एरोप्लेन बनाया, ठीक है। रिवेट्स आर हियर व्हाट, स्पीशीज। अगर हर एक पैसेंजर जैसे जैसे उस एरोप्लेन से उतरे वैसे वैसे एक एक रिवेट अपने साथ लेता जाए तो बाद में एरोप्लेन में क्या बचेगा। इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग एंड इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम कोजिंग अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। हम लोग इस चीज़ को मतलब रिवेट्स को अपने साथ ले जाना इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होना। तो वो एक टाइम के लिए माना कि फ़्लाइट की सेफ्टी को अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब इकोसिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवेट हटते जाएंगे, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवेट हटेंगे, एरोप्लेन कमज़ोर होगा ना, तो वो कैसे फ़्लाइट कर सकता है सेफली, नहीं कर सकता। इफ़ एवरी पैसेंजर, अभी मैंने तुम लोगों को बता दिया होगा ये बात तो, कि जैसे जैसे पैसेंजर जाएंगे और मान लेते वो एक एक रिवेट अपने घर लेते जाएँ, इसका मतलब क्या है, एक एक स्पीशीज़ क्या हो रही है बच्चा, एक्सटिंक्ट हो रही है। तो वो एक बार के लिए, एक टाइम के हम मान सकते हैं कि फ़्लाइट की सेफ्टी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, कि इकोसिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग को वो कोई नुकसान ना पहुंचाए इनिशियली। बट जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवेट हटेंगी प्लेन कमज़ोर होता जाएगा, उसके बाद तो क्रैश होगा ना भाई। तो फिर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो डेंजरसली वीक हो जाएगा। फर्दर मोर, और ये चीज़ मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे रिवेट हटे तो ही हो, ठीक है। कौन सी इंपॉर्टेंट रिवेट अगर हट रही है, मान लेते हैं विंग्स के रिवेट ही हटा दिए लोगों ने, तो विंग्स नहीं होंगे तो एरोप्लेन फ्लाई कैसे करेगा, तो उसके बाद तो वैसे गिर जाना है उसको, ठीक है। तो फर्दर मोर विच रिवेट इज़ रिमूव्ड में ऑल्सो भी क्रिटिकल, और कौन सी रिवेट हटाई है ना बेटा वो भी बहुत ज़रूरी है। लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स की स्पीशीज़, मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए, वो क्या है, रिवेट्स ऑन द विंग्स। अब विंग्स वाली रिवेट क्या है, ज़रूरी है इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए। ऐसी कुछ स्पीशीज़ होंगी ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो की स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो इज़ ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ अ फ्यू रिवेट ऑन द सीट्स। अगर सीट, विंडो इनसाइड द प्लेन अगर इस तरीके की रिवेट हटाते तो शुरू शुरू में ज़्यादा फर्क बचा नहीं पड़ता है, ठीक है। देन आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। While it is doubtful if any new species are being added through speciation, ये थोड़ा डाउटफुल होता है, into the earth treasure of species there is no doubt about their continuing losses। हम लोगों को देखो ये थोड़ा डाउटफुल होता है कि स्पीशिएशन से एक नई स्पीशीज़ आके ऐड हुई है,
ठीक है, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ पे भी कोई डाउट नहीं है कि उसका कंटिन्यूस लॉस भी बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से हो रहा है। ठीक है, द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ अवर प्लानट हैज़ बिन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड द एक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटी। हमारे प्लानट की बायोलॉजिकल वेल्थ बहुत बुरी तरीके से जल्दी से घट रही है, जिसका सीधा सा कारण कौन है? हम लोग, हमारी एक्टिविटीज़। ठीक है, सीधा कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज़। पेड़ दिखे, पेड़ काट दिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही है बच्चा। ये चैप्टर पढ़ के थोड़ा बहुत मोटिवेशन आता है, बट ये थोड़े टाइम के लिए रहता है, उसके बाद फिर वैसे के वैसा है सब कुछ। ठीक है, तो इनके लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन्स इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। देखो, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पे जब ह्यूमन गए तो वहाँ के नेटिव बर्ड्स, वहाँ उस आइलैंड पे जो बर्ड्स रहते थे ना बच्चा, 2000 से ज़्यादा स्पीशीज उन बर्ड्स से गायब हो गई थी। किस वजह से? क्योंकि उस आइलैंड पे कौन चला गया? ह्यूमन चला गया। द IUCN रेड लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग एक्सटिंक्शन हुआ है किसका? 784 स्पीशीज़ का। अभी पीछे एक्सटिंक्शन हुआ है 784 स्पीशीज़ का, जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स के हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स के हैं और 87 किसके हैं बच्चा? प्लांट्स की। वो भी कितने में? सिर्फ पिछले 500 सालों में। पिछले 500 सालों में 784 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं IUCN 2004 के अकॉर्डिंग। कुछ जो रीसेंट एग्जाम्पल हैं एक्सटिंक्शन के, मान लेते हैं डोडो मॉरिशस का था। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सरसाइज मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैचिंग में आ सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ मैं इस चीज़ को तो, कि डोडो मॉरिशस से था, क्वागा अफ्रीका से था, क्वागा अफ्रीका, थाइलासीन कहाँ से थी? ऑस्ट्रेलिया से, स्टील असीका फ्रॉम रशिया, और 3 सब स्पीशीज़ थी, बाली, जावन, कास्पियन, किसकी? टाइगर की। लास्ट 20 ईयर्स, सिर्फ पिछले 20 सालों में हमारे पास 27 स्पीशीज़ डिसअपियर हो गई हैं बेटा, जो कि बहुत गंदे तरीके से एक्सटिंक्ट होने का रेट है। ठीक है, अगर इसी रेट पे चलते रहे, एक मिनट, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अगर यही रेट चलता रहा तो एक दिन हम अपनी लाइफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं करी, और हम उनको एक्सप्लोर करने से पहले खो देंगे। ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, आगे है बेटा, केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड्स शोज दैट एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्सा आर नॉट रैंडम। सम ग्रुप लाइक एम्फीबियन अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी स्पीशीज़ उठी एक्सटिंक्ट हो गई, ऐसा नहीं है। मान लेते हैं कि एम्फीबियंस हैं, माना तो क्या है, कुछ ग्रुप जैसे कि एम्फीबियंस ज़्यादा एक्सटिंक्शन के पास है, ज़्यादा वल्नरेबल है एक्सटिंक्शन के, जल्दी एक्सटिंक्ट होने का उसका चांस है। एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट होने का भय पूरे वर्ल्ड में 15,500 स्पीशीज़ को अभी है। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज़, 23% ऑफ मैमल। देखो, मैंने इसको ऐसे याद करा था, मैमल, मैं मैमल हूँ और मेरा बर्थडे आता है 23 को, तो 23% ऑफ मैमल की स्पीशीज़, 32। अब तुम लोगों ने पीछे जब अमेज़ोन वाला पढ़ा होगा तो तुम लोगों को याद होगा कि 448 स्पीशीज़ थी। ठीक है, तो 448 स्पीशीज़ में सेम टू सेम किसकी थी? एम्फीबियंस की थी। तो 23 है, जस्ट उसका उल्टा 32 कर दो। 32 बेटा एम्फीबियंस की और 31 जस्ट एक कम जिम्नोस्पर्म की। ये चीज़ तुम लोगों को भले अभी समझ ना आ रही हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कैसे याद करवा रही हूँ, बट मुझे इसी ट्रिक से पूरे साल याद रहा और मेरा एक सवाल भी गलत नहीं हुआ इस पूरे चैप्टर में से। ठीक है, सो 31% स्पीशीज़ किसकी हैं? जिम्नोस्पर्म की, जो वर्ल्ड वाइड में कहाँ है? थ्रेट फेस कर रही है एक्सटिंक्शन का। फ्रॉम अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स वी लर्न दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज लाइक वन वी आर करेंटली विटनेसिंग हैव ऑल्सो हैपेंड अर्लियर इवन बिफोर ह्यूमन्स अपीयर्ड ऑन द सीन। इस तरीके का जो स्पीशीज़ का लॉस है वो हम लोगों के आने से पहले भी कभी हुआ था। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, लगभग 3 बिलियन ईयर से भी ज़्यादा वाले टाइम पीरियड में, सिंस द ऑरिजिन एंड डिस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। जब स्पीशीज़ के मास एक्सटिंक्शन के लिए हमारे पास 5 एपिसोड होते थे, तो हाउ इज़ द 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड। अभी जो 6th एक्सटिंक्शन वाला एपिसोड लगा है वो पिछले 5 से किस तरह से अलग है? जो डिफरेंस है ना बेटा वो उसकी रेट में है। जो करंट स्पीशीज़ रेट है ना, जो करंट स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन रेट है वो लगभग 100 से 1000 गुना ज़्यादा है। जब ह्यूमंस नहीं थे ना उस टाइम पे जो एक्सटिंक्शन रेट था, मान लेते हैं x,
अभी जो प्रेजेंट में ह्यूमन की वजह से है वो कितना है, 100x और लगभग 1000x, इतना है बेटा, और ये कम नहीं है, ठीक है। एंड आवर एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट, और हमारी एक्टिविटी, हमारे काम, जो हमारे कर्म कांड है, जो इस वजह से ये सब हो रहा है। इकोलॉजिस्ट वॉर्न दैट अगर ऐसा का ऐसा ही ट्रेंड कंटिन्यू रहा, अगर हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, तो लगभग अगले आने वाले 100 सालों में टोटल स्पीशीज़ का आधा स्पीशीज़ हम लोग गंवा देंगे अर्थ पर से, और ये बहुत बहुत खौफनाक बात है। मुझे तो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। आई थिंक इसके खिलाफ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। तो इन जनरली लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो होता है उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट का प्रोडक्शन कम होगा। एनवायरमेंटल पर्ट्यूब्रेशन से, जैसे कि ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया, उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस उससे एनवायरमेंटल की पर्ट्यूब्रेशन से, एनवायरमेंट जो भी आपको वो दे रही है, क्या बोलते हैं, सिचुएशंस दे रही है, उससे आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। इंक्रीज मतलब आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इनडायरेक्टली इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी। अब प्लांट प्रोडक्टिविटी बेटा स्टेबल इकोसिस्टम के लिए क्या करनी चाहिए, वेरी नहीं करनी चाहिए, बट इंक्रीज, उसमें इकोसिस्टम के अंदर जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा क्या कर जाएगी, वेरी करने लग जाएगी, ठीक है। वाटर का यूज़, पेस्ट, डिजीज साइकिल्स, ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब बायोडाइवर्सिटी के लॉस का रीज़न क्या क्या है, द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। हम लोगों को पता है, हम लोगों के कर्मकांड की वजह से बहुत सारे स्पीशीज अपना अस्तित्व मिटा बैठी हैं। तो हमारे पास 4 मेजर कॉज है। द एवल क्वार्टेट नाम याद रखना है, इज द सॉर्बिक्वेट यूज टू डिस्क्राइब दैम। अब उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या है, मेजर कॉज को हमने नाम दिया द एवल क्वार्टेट, ठीक है। 4 रीज़न हम लोगों को बताए हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पीशीज़ लॉस सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्लांट और एनिमल के एक्सटिंक्शन का मेन कॉज क्या है बेटा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट, इस चीज़ का, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का बहुत, अगर हम क्या बोलें, अगर बहुत ड्रामेटिक एग्जाम्पल देखें तो वो कहाँ से आए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से आए। वंस कवरिंग, एक कभी उनका 14% हिस्सा था पूरे अर्थ के लैंड सरफेस में इन रेन फॉरेस्ट का, बट अभी इनका 6% से ज़्यादा नहीं है, मतलब 14 से घट के 6। ये बहुत कम डाटा नहीं है बेटा, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, उनको बहुत जल्दी नष्ट करा जा रहा है। बाय द टाइम यू फिनिश, जैसे ही हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे पढ़ के, तो 1000 और हेक्टेयर, 1000 मोर हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। तो उस रेन फॉरेस्ट के 1000 और हेक्टेयर नष्ट हो चुके होंगे। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लंग्स ऑफ द प्लानट कहते हैं, सबसे ज़्यादा अराउंड बेटा 20% ऑक्सीजन आती है वहाँ से, जिनको हम लंग्स ऑफ द प्लानट कहते हैं, ठीक है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीशीज़, जहाँ मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं, कल ही पढ़ा है हमने ये, उसको काटा जा रहा है, साफ़ करा जा रहा है, वो भी क्या उगाने के लिए, सोयाबीन उगाने के लिए। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है सोयाबीन, कौन खाता है भाई सोयाबीन, खाते होंगे चलो लोग। तो सोयाबीन जैसी चीज़ के लिए यार लंग्स ऑफ द प्लैनेट को हम लोग नष्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत गलत बात है बच्चा। हाँ तुम लोग तो नहीं कर रहे हो। फॉर कन्वर्जन टू ऑफ ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल, और बीफ कैटल को वहाँ रेस करने के लिए उनका चारा बनाया जा रहा है, बाकी के जो प्लांट्स वगैरह की स्पीशीज़ थी उनको तो ख़त्म ही हो रहा है भाई वो। बिसाइड द टोटल लॉस के अलावा द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट बाय पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज़। जो हम लॉस कर रहे हैं वो तो अलग, बाकी के स्पीशीज़ को पॉल्यूशन ने डरा रखा है। पॉल्यूशन होगा, ज़्यादा स्पीशीज़ क्या करेंगी, नष्ट हो जाएंगी, और क्या करेंगी वो। व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, जब बड़े किसी हैबिटेट को हम तोड़ देते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट के अंदर अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो मैमल्स और जो बर्ड्स थे रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली अफेक्टेड। तो जिनकी जो माइग्रेटरी हैबिट्स होती हैं, ऐसे मैमल्स बर्ड जिनको लार्ज टेरिटरीज़ में रहने की आदत है, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होंगे बेटा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर यहाँ 1000 स्पीशीज़ थी तो तुम ऐसा मत मानो कि हमने ये 5 हिस्से कर दिए तो आधी आधी बढ़ जाएगी। तो यहाँ मान लेते 10 ही रही, यहाँ 20 ही रही, यहाँ 40 ही रही, यहाँ 100 मान लेते हैं, यहाँ 150 मान लेते, पूरी 1000 नहीं रहेगी, बहुत कम हो जाएगी इससे, ठीक है बेटा। फिर आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये तो हम लोगों को पता ही है, हम लोगों को कोई चीज़ फ़ायदे में दिखती है ना बेटा, तो हम लोग बहुत वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लालची,
है ना। हम लोगों को कोई फ़ायदा दिख रहा है ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि उस चीज़ का पूरा फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हैं हम लोग, वो भी हमारे लॉस के, हमारा लॉस कम हो। उसी चीज़ को ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। तो मतलब ये तो सुना ही होगा तुम लोगों ने कि अति हर चीज़ की बुरी है, ठीक है। तुम ज़्यादा अच्छा करोगे तो भी तुम्हारे लिए नुकसान है, तुम ज़्यादा बुरा करोगे तो भी तुम्हारे लिए नुकसान है। देयर शुड बी अ बैलेंस, ठीक है, हर चीज़ में। ह्यूमन्स हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर, हम लोग हमेशा से नेचर पे डिपेंड रहे हैं हमारी चीज़ों के लिए, चाहे वो फूड हो चाहे शेल्टर हो। लेकिन जब हमारी ज़रूरतें हमारी लालची पने में बदल जाए ना, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है किसका बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई लास्ट 500 ईयर्स में। स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन, वो देखे ना तुमने पुरानी मूवीज़ में ऐसे कबूतर होते हैं जो चिट्ठियाँ लेके जाते हैं, मैं तो सोचती थी वही है पैसेंजर पिजन, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना बेटा, वो पिछले 500 सालों में किस वजह से ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने बहुत उड़ाया उस कबूतर को, कभी इधर भेजा, कभी उसकी तरफ भेज दिया, कभी इधर भेज दिया, तो नहीं उड़ पाया बेचारा इतना, ठीक है। तो उसका लॉस हो गया, तो हमने खो दिया। कितना अच्छा होता अगर आज के टाइम पे भी वो पैसेंजर पिजन एग्जिस्ट कर रहा होता, ठीक है। मतलब मेरी लाइफ की तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ होती देखने के लिए। मैं तो बहुत सोचती हूँ कि काश ऐसा कबूतर मिले, मैं चिट्ठियाँ भिजवा दूँ भाई मैं चलो जोक्स अपार्ट, तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं बेटा पिछले 500 सालों में, जैसे कि स्टीलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन। किस वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। प्रेजेंटली मैनी मरीन फिशेज़, बहुत सारी मरीन फिशेज़, हम लोग फिशेज़ का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, बहुत लोग खाते हैं फिशेज़, ठीक है। बहुत सारी मरीन फिशेज़ की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में जिनको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, एंडेंजरिंग एंड कंटिन्यूड एक्सटिंक्शन ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ जिनको हम खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसी स्पीशीज़ को अगर हम लगातार बहुत ज़्यादा बुरे रेट से खाते रहें तो भाई एक दिन तो वो ख़त्म होगी ही ना, ठीक है। देन आता है एलियन स्पीशीज़ इन्वाजन। मान लेते हैं कोई एलियन स्पीशीज़ आ गई, उसके बाद हमारी जो वहाँ नेचुरली जो स्पीशीज़ प्रेजेंट थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। जब कोई एलियन स्पीशीज़ आती है अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर व्हाटएवर पर्पस, किसी भी कारण से वो आई है, सम ऑफ देम टर्न इन्वाजिव, कुछ उसमें से इन्वाजिव हो जाते हैं, एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनस स्पीशीज़, और वहाँ जो नेचुरली स्पीशीज़ रह रही थी उसके लिए खतरा बन जाते हैं। जो नील पर्च है, द नील पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज़ ऑफ किक्लिड फिश इन द लेक। हम लोगों ने ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया के अंदर नील पर्च को डाल दिया। नील पर्च के आने के बाद उस लेक में किक्लिड फिश का रहना था, रहती थी। किक्लिड फिश की 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ ख़त्म हो गई, किसके आने से, नील पर्च के आने से। तो नील पर्च के आने से किक्लिड फिशेज़ की 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ ख़त्म हो गई, जो किस लेक में थी, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कहाँ है बेटा, ईस्ट अफ्रीका में। You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive and species like weed, species like carrot grass. Carrot grass अगर बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाए, पार्थीनियम, लेंटाना, वाटर हाइकिंथिक कॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल। मैंने तुमको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आई थिंक ये बात बताई थी, क्यों कहते हैं उसको। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश, हम लोग इलीगली अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस को हम लोग ले आए फॉर एक्वाकल्चर पर्पस के लिए। अब वो थ्रीट किसके लिए बन रही है बेटा, वहाँ पर हमारे रिवर्स के अंदर जो इंडिजीनियस कैट फिशेस थी, वो वाली कैट फिश नहीं भाई, इधर जो पानी में रहती है ना, वो वाले कैट फिश की बात चल रही है, ठीक है। तो वो वाली जो कैट फिशेस है ना, उनके लिए खतरा बन गई। कौन, क्लैरियस गैरीपीनस, अफ्रीकन कैट फिश, ठीक है। देन आता है को एक्सटिंक्शन। मान लेते हैं म्यूचुअलिज्म में 2 ऑर्गेनिज्म रह रहे थे जिसमें से एक की डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली दूसरा खुद मर जाएगा, ठीक है। अब को एक्सटिंक्शन में क्या लिखा है, व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट इन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। अगर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है तो उस स्पीशीज के साथ मान लो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज थी जो ऑब्लिगेटरी, एकदम स्ट्रिक्ट वाला रिलेशनशिप था उनका, ठीक है, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो ही जाएगी, ठीक है। अपनी प्यार के लिए दूसरा भी कुर्बान हो गया। व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब होस्ट वाली फिश एक्सटिंक्ट होगी, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट, उसके ऊपर जो पैरासाइट है वो तो ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी। अगर मैं ही नहीं रहूँगी तो मेरे बालों में जुओं का क्या काम है ना। ऑल्सो मीट द सेम फेट, फिर उनका भी अंत आ जाएगा। अनदर एग्जाम्पल इज द केस ऑफ को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन इनवेरिएबली लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ अदर। मान लेते हैं मोथ और यूका का, अगर मोथ ना हो तो यूका प्लांट का पॉलिनेशन बहुत हद तक कम हो जाएगा, तो यूका प्लांट धीरे धीरे खुद एक्सटिंक्ट के कगार पर पहुंच जाएगा, है ना। तो एक वो को एक्सटिंक्शन का केस है। देन आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हम लोगों को
बायोडाइवर्सिटी क्यों बचानी चाहिए भाई? और रीजंस नहीं हमारे पास, हम ऑलरेडी बहुत सारे दे चुके हैं, अभी भी तुम ना बचाओ तो तुम बेवकूफ़ हो। सो देर आर मैनी रीज़न, हमारे पास बहुत सारे रीज़न है बेटा। कुछ ऑब्वियस हैं और बाकी के में भी उतने ऑब्वियस नहीं हो, बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन सभी इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। दे कैन बी ग्रुप, अब उनको 3 कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल। सबसे पहले हम लोग नैरोली वाला पढ़ेंगे। तो द narrowly utilitarian arguments for conserving biodiversity, एक मिनट सॉरी मार्कर सेलेक्ट नहीं हुआ। द narrowly utilitarian argument for conserving biodiversity are obvious, ये obvious रीज़न है, मतलब हम लोगों को कोई डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है ना नेचर से, वो चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे कि ह्यूमन डराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, हम लोगों को नेचर से बहुत बतेरे तरीके के ऐसे क्या हैं फ़ायदे हैं जो हम लोगों को डायरेक्टली मिल रहे हैं, जैसे कि खाना, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड जलाने के लिए लकड़ियाँ, फाइबर पहनने के लिए कपड़े, कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि टैनिन्स हो गए, ल्यूब्रिकेंट हो गई, डाई हो गए, रेजिन्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, ये सारे नेचर दिख रहा है हमको। एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की वजह से भी 25% से ज़्यादा के ड्रग जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में बेचे जा रहे हैं, वो लगभग 25,000 प्लांट की स्पीशीज से निकाले जाते हैं। 25 तुम लोगों को याद रहेगा, 25,000 प्लांट की स्पीशीज से 25% से ज़्यादा दवाइयाँ बन रही हैं, ठीक है। स्पीशीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो लोग दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसका 25% हिस्सा 25,000 प्लांट की स्पीशीज से आता है। नोबडी नोज़ हाउ मेनी मोर मेडिसिनल यूज़फुल, हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ट्रॉपिक्स एक ऐसा एरिया जहाँ पर पूरी तरीके से रिसर्च हुई नहीं है, तो हम लोगों को तो कुछ दवाइयाँ पता भी नहीं जो ट्रॉपिक्स में होंगी, बट हम लोगों को ही नहीं पता, ठीक है। उनको एक्सप्लोर करने में अभी टाइम है, उनको एक्सप्लोर करने का वो वेट कर रही हैं कि भाई कब हमारे पास आए, हम तुम लोगों को अपना फ़ायदा बताएं। विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है बेटा? एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जब हम लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी भी चीज़ को मॉलिक्यूलर, जेनेटिक, DNA टाइप लेवल पे लेके जाते हैं और स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी को अपने ही फ़ायदे के लिए एक्सप्लोर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये वर्ड तुम लोग कहाँ ढूंढोगे? बायोटेक में अगर क्वेश्चन आया तो, मैं भी ढूंढती थी, मे भी तुम लोगों के साथ भी सेम दिक्कत हो, बट ये याद रखना कहाँ है, इस चैप्टर में है। सो बायो प्रोस्पेक्टिंग इज़ व्हाट बेटा? मॉलिक्यूलर, जेनेटिक लेवल को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, स्पीशीज़ लेवल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसके लिए? अपने इकोनॉमिक, अपने फ़ायदे के प्रोडक्ट बनाने के लिए। नेशन एंडोर्ड विद रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप इनॉर्मस बेनिफिट। अब इतना ज़्यादा अगर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है तो हम लोगों को पता है कि उसके फ़ायदे भी कितने होंगे। अब जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है वो क्या कहता है कि बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम, जो कि नेचर प्रोवाइड करता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे मेजर रोल हमारा क्या बायोडाइवर्सिटी प्ले कर रहा है। द फास्ट ड्विंडलिंग अमेजोन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो अभी मैंने शायद तुमको पीछे बताया था कि जो हम अमेजोन फॉरेस्ट है ना बेटा, वहाँ पर एस्टिमेटेड कितना हो, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ ना तो मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी होने लग जाती है। ओके, सो कम बैक अगेन। जो अमेजन फॉरेस्ट है ना बेटा, वो एस्टिमेटेड कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है? टोटल अर्थ के एटमॉस्फेयर के जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% हिस्सा अमेजन फॉरेस्ट दे रहा है, इसी वजह से उसको लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं। कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर, क्या हम एक इकोनॉमिक वैल्यू उस पर पुट कर सकते हैं? यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड्स ऑन अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। अब अभी कोविड का टाइम था, ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी पड़ रही थी भाई, बिल्कुल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं थी वो चीज़, तो तुम लोग सोच सकते हो कि हॉस्पिटल में हम लोग कितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, ठीक है। सो पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव फ्रूट, हम लोगों को जो फ्रूट खाते हैं हम लोग, जो सीड्स हैं वो कुछ भी नहीं मिलेगा अगर पॉलिनेशन ना हो तो। ये चीज़ें बेटा हम लोगों को डायरेक्टली फ़ायदा नहीं कर रही हैं, बट इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में उनका सबसे ज़्यादा रोल है। ऑक्सीजन का बिना ऑक्सीजन आई थिंक यू कैन नॉट सर्वाइव। पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन के क्या ही है, तुम फ्रूट्स नहीं खा सकते, कोई सीड नहीं मिलेगा तुमको। ये एक अनदर सर्विस है इकोसिस्टम हम लोगों को प्रोवाइड करता है थ्रू पॉलिनेटर, जैसे कि बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आगे आता है देयर आर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स। अब हमारे पास दूसरे भी फ़ायदे हैं, जैसे कि दैट वी डिराइव फ्रॉम नेचर द एस्थेटिक प्लेजर। अब तुम लोग मान लो कितने, अभी तो आजकल तो बहुत एस्थेटिक का वो चल रहा है ट्रेंड ऑफ वॉकिंग थ्रू द थिक वुड्स। मान लेते हैं तुम लोग एक बहुत अच्छे से फॉरेस्ट में जा रहे हो,
बहुत सारे फूल ही फूल है वहाँ पे, तुम एक बड़ा सा बगीचा है, तुम लोगों ने वो कश्मीर का ट्यूलिप वो सुना है, ट्यूलिप गार्डन है, मेरा तो बहुत मन है उधर जाने का। तो तुम सोचो ये चीज़ें कितनी कितनी सुंदर लगती है, कितनी प्यारी लगती है। तुम लोगों को फ्लावर्स, मुझे तो बहुत पसंद है, तुम लोगों को भी होंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। हम लोगों के कोई डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हम लोगों को गुलाब के फूल से, ठीक है, लेकिन उसको देख के जो जो फील आती है अंदर, उस फीलिंग का आई थिंक कुछ एक्सप्लेनेशन तुम लोग कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकते उस चीज़ को, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब एस्थेटिक प्लेजर्स हैं जो नेचर हम लोगों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम, हम लोग स्प्रिंग फ्लावर्स को खिलता हुआ देख रहे हैं, वॉक कर रहे हैं जब एक बुलबुल गाना गा रही है मॉर्निंग में, तो क्या हम लोग उन चीज़ों पे कोई प्राइस टैग लगा सकते हैं? मान लेते तुम 10 रुपये का गुलाब खरीद के ले आए, ठीक है, बट अगर हज़ारों गुलाब तुम्हारे सामने, तो वो चीज़ बहुत 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 ही अच्छी लगेगी, है ना। तो क्या तुम लोग नेचर की इतनी स्पेशल गिफ्ट पे तुम प्राइस टैग लगा सकते हो? आई थिंक नहीं, ठीक है। और तुम्हारा प्राइस टैग की कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ के सामने। देन आता है एथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ऑ टू मिलियंस ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीशीज विद होम वी शेयर दिस प्लानट। ये इस चीज़ में बेटा बेसिकली यही कहा गया है कि हर एक लाइफ मैटर करती है, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई भी माइक्रोब हो। तो एथिकल आर्ग्यूमेंट बेसिकली यही कहता है कि हम जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं ना, वहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस नहीं रह रहे जो अपने फ़ायदे के लिए बाकी सारी चीज़ों को मारने पे तुले हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्लेनेट पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे माइक्रोब हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनकी लाइफ इक्वली मैटर करती है। अगर तुम एक आंट को मार रहे हो तो उस आंट की जो लाइफ है ना बेटा, वो भी मैटर करती है, चाहे तुम लोगों के लिए नहीं बट आंट के लिए मैटर करती होगी, बट वो मैटर करती है। तो एथिकल आर्ग्यूमेंट इस तरीके की बातें करता है। फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली हम लोग देखें तो वी नीड टू रियलाइज़, हम लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ करने की बहुत ज़रूरी है दैट एवरी स्पीशीज़, हर एक स्पीशीज़ की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इवन इफ़ इट मे नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू। चाहे वो हमारे कुछ फ़ायदे के ही ना हो बट उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। वी हैव अ मॉरल ड्यूटी, हम लोगों की ये मॉरल ड्यूटी है कि हम लोग उन चीज़ों का केयर करें जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, ताकि जैसे हम लोग मान लेते कुछ चीज़ें हम लोग छोड़ दिए, जो चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई आज के टाइम में, हम लोग आई थिंक बहुत सारी ऐसी एक्सटिंक्ट हुई चीज़ों को देख के पछताते होंगे कि भाई काश उस टाइम पे ये चीज़ रह गई होती, तो हम लोग एक्सप्लोर करते, वो चीज़ें हम लोग देखते। तो ये हम लोगों की ड्यूटी है कि हम लोग अभी जो स्पीशीज़ करंट में बेटा है ना, उनको छोड़े, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जिस चीज़ से हम लोगों ने सफ़र कर रहा है उस चीज़ से सफ़र ना करें। बहुत पुरानी स्पीशीज़ तो माना हम लौटा के नहीं दे सकते, बट फ़िलहाल जो स्पीशीज़ हैं उनको तो हम लोग छोड़ ही सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी देख ले भाई पहले के ज़माने में क्या क्या चीज़ें होती थी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक करना बहुत वो है, इनफ है आज के लिए। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा लेक्चर, 30 मिनट का अराउंड होगा, 30-32 मिनट का। तो तुम लोग देख लेना, छोटा सा टॉपिक बचा है बस 15-20 मिनट का, ये मैं कल करवा दूँगी तुमको, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बिल्कुल ऐसे कांपने से लग गई, बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। सो आज के डिस्टर्बेंस के लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कहूँगी तुम लोगों के लिए। तो अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठते हो तुम लोग अभी भी या नहीं बैठते? बिस्तर में बड़े बड़े क्लास लेते हो, ऐसा तो नहीं करना बच्चा, ठीक है। उठो नहीं मतलब उठो और एनसीईआरटी लेके तभी पढ़ना शुरू करो, ठीक है। खाली बैठे रहो तो लेक्चर देखते रहा करो, एनसीईआरटी पढ़ते रहा करो। तुम्हारे लिए खाली बैठना कुछ फ़ायदे की बात नहीं होगी। जब मतलब टाइम मिले तुमको तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, ठीक है। और थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए भी निकालो। मैं ऐसा नहीं कहूँगी तुम पूरा दिन पढ़ो हमेशा तुम पढ़ते रहो, पूरा साल पढ़ते रहो, वैसे तो पढ़ोगे तुम, मुझे पता है, और पढ़ना पड़ेगा भी तुमको। बट बच्चा हफ्ते में एक दिन अपने खुद के लिए निकालो, पूरा नहीं बट आधा निकालो, वो भी तुम्हारे मेंटली तुम्हारी पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अंदर ही अंदर, सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे तो, ठीक है। ये चीज़ तो तुम लोगों को मुझसे बेहतर पता होगी, तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, मैंने भी फेस करी हैं ये चीज़ें। तो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालो, जो तुम्हारी हॉबीज़ हैं, किसी को पेंटिंग पसंद होगी, किसी को डांस करना, किसी को गाना गाना, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? माना कॉलेज में तुम लोगों को बहुत टाइम मिलेगा, बट ठीक है, बिल्कुल ही पीछा मत छुटाओ इन चीज़ों से। पढ़ाई को प्रायोरिटी दो, एक नंबर पे रखो, लेकिन इन चीज़ों को बिल्कुल पीछे मत छोड़ो, अदरवाइज़ तुम फ्रस्ट्रेशन के बहुत उम्दे लेवल तक पहुँच जाओगे, ठीक है। अब मैं अपना भाषण यहीं ख़त्म करती हूँ। तो अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठे हैं, लेक्चर देख लेना, पिछला भी देख लेना, ये वाला भी देख लेना, ये चैप्टर अच्छे से करो, PYQ करो, मैं क्वेश्चन भेज दूँगी। और गॉड ब्लेस यू बच्चा ऑलवेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।